रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम संकल्प, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले गुरुवार हमने बात की थी कुछ युवाओं से। उनका एक समूह है परिष्कृति के नाम से, और उनके साथ हमारी बातचीत आज भी जारी है। और आज इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग हम लोग लेकर के आ रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से इन्हें प्रेरणा मिली, आगे फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं, क्या क्या करना चाहते हैं ये लोग, और इसके अलावा जो कुछ भी गतिविधियां इनके द्वारा रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तब तक रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। जी महिपाल जी, मैं आपसे जरूर एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कोई न कोई ऐसी बात रही होगी, कोई ऐसा संगठन रहा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा, कोई ऐसा ही आपके जैसा समूह रहा होगा जिसको देख करके कभी मन में ये ख्याल आया होगा यार कि मौका मिलेगा तो हम भी इनके जैसा कुछ करेंगे। तो ये कौन सी ऐसी बात थी जिसने सबसे ज्यादा प्रेरित किया आपको इस आयोजन के लिए, इस संकल्प के लिए? जी, इसकी जो मुझे प्रेरणा जो मिली थी, मैं श्रोताओं को ये बताता चलूं, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो मैं शुरू में मिस कर गया, तो मैं वो बताता चलूं कि इस जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब राजाराम जी चौधरी ने बताया कि समूह का निर्माण मैंने किया था। तो हालांकि सिंपल सी बात है कि अगर सभी लोग मेरे साथ नहीं होते तो अकेले मैं निर्माण करके भी क्या करता, मगर जो व्यक्तिगत रूप से मेरे दिमाग में जो था, क्योंकि जैसा कि आप सभी साथियों ने बताया कि शुरू में हमने इसका कोई खास इस पर ध्यान नहीं दिया था। मामला क्या था, मैंने उन दिनों हम लोग ऐसा बहुत मोबाइल के दुरुपयोग को लेकर के हम लोग बहुत सुनते जा रहे हैं, आज भी सुनते हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो मोबाइल की वजह से, मोबाइल के दुरुपयोग के कारण एक गलत संगत में जा रही है या फिर गलत रास्ते पर जा रही है। जिस उम्र में युवाओं को पढ़ाई करनी, बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, वो उस उम्र में फोन का एडिक्शन हो जाता है। तो हम लोगों ने जब नियम समूह बनाया तो हमारा नियम था, और आज भी वो अक्षरशः लागू है, कि आपको जानकर बहुत हैरानी होगी सर कि हम जब भी सारे लोग साथ बैठे होते हैं और जितने टाइम हम साथ बैठे होते हैं, हम में से कोई फोन नहीं निकालता। क्या बात है। हाँ, कोई भी हम में से फोन नहीं निकालता। ये और बात है, कोई बहुत जरूरी काम आ ही जाए तो अलग होता है। बाकी हम में से जब तक जितने लोग हम साथ होते हैं, हम में से कोई फोन नहीं निकालता। इसके अलावा जैसा आपने पूछा कि क्या आपने ऐसा प्रेरणा, जी मैं उसी पर आ रहा था कि आपने ऐसा कौन सा समूह, संगठन ऐसा क्या देखा कि आपने जो है ये विचार किया कि इससे प्रेरणा लेकर के तो हमें कुछ करना चाहिए। तो सीन क्या था सर कि जैसा कि आपने देखा कि कोविड में प्रतियोगिताओं की बाढ़ आ गई थी। हमारे जो दृष्टिबाधित समाज है, यहाँ हमने देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अनेक प्रतियोगिताएं होने लगी थी। अच्छा, ऐसा नहीं था कि इससे पहले हम ये नहीं जानते थे कि कितने एनजीओज हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। तो अब जैसे सीन क्या होता है कि बाहर के जो एनजीओज हैं दिल्ली वगैरह के, उनके बारे में सबने सुना होता है जी, लेकिन राजस्थान में ऐसे बहुत कम एनजीओज हैं जी हैं। अब तो खुलने भी लगे हैं, वो अलग पर्सपेक्टिव है, पर जिस टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ, उस समय की बात, हालांकि ज्यादा पुरानी नहीं है, मगर फिर भी उस समय एनजीओस बहुत लिमिटेड थे। और आप जानते हैं रिकॉर्डिंग क्लब उनमें से एक है। अब ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग क्लब जो है इसे प्रसारित कर रहा है तो रिकॉर्डिंग क्लब का नाम लेना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं जी। हाँ, तो सीन क्या था कि आप लोग रिकॉर्डिंग क्लब की जो है, और मैं हकीकत बताऊं, मैं रिकॉर्डिंग क्लब के किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ भी नहीं हूं, मगर फिर भी जो रिकॉर्डिंग क्लब की दिल्ली की जो पत्रिकाएं हैं जी, वो किसी न किसी माध्यम से हम तक पहुंच जाती थी। क्या बात है जी। क्योंकि सीन क्या होता है कि हमारे समाज में एक बहुत अच्छी बात यह है कि चीजें फॉरवर्ड होती है जी। वो हम तक जब पहुंच जाती थी तो मैं हमेशा एक चीज सोचा करता था जी, मतलब मुझे लगता था यार कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी इनको जी। पहले उसको न्यूज़पेपर्स आ गए, फिर एक न्यूज़पेपर को पूरा रिकॉर्ड करना, फिर
उसको डिवाइड करना कि राजस्थान पत्रिका में किसकी न्यूज कौन सी क्या सीन है, फिर उसको अलग अलग जगह उसको शेयर करना, मैंने कहा ये बहुत मतलब इतना टाइम मैंने कहा लगता है। अच्छा, मेरे दिमाग में उस समय ये होता था कि आखिर ये लोग इतना टाइम निकाल कैसे लेते हैं। तो क्योंकि दिखती सी बात है, आज की दुनिया में यूजुअली देखा जाए तो कोई फ्री नहीं है सर। जी जी जी। और जी, ऐसा कहा जाता है कि टाइम हमेशा निकालना पड़ता है जी, होता किसी के पास नहीं जी। तो मैं पर्सनली बड़ा वो था कि भाई ये लोग टाइम निकाल लेते हैं। और मुझे लगा एक तो रिकॉर्डिंग क्लब, और दूसरा टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जिस संस्था से मैंने पढ़ाई की, बिल्कुल नेत्रहीन विकास संस्थान, जी नेत्रहीन विकास संस्थान से मैंने पढ़ाई की, तो वहाँ के जो ओनर हैं श्रीमती सुशीला बोहरा मैडम जी, वो अबव 80 हैं जी, 80 साल से ऊपर की उम्र है उनकी। और उनकी जो जिसे अपन कहते हैं ना चुस्ती फुर्ती जिसे कहते हैं, ऊर्जा, एनर्जी लेवल जो उनका है जी, उसे देख के मुझे हमेशा लगता था कि जब मैडम की उम्र 80 के पार है, फिर भी इनकी एनर्जी लेवल में, इनके उत्साह में जो ये हमारे लिए करती हैं कोई फर्क नहीं है, तो क्यों ना इनका आधा ना सही उसका आधा ना सही, मैंने कहा उसका आधा ना सही ये मान लूं, जो मैडम करती हैं उसका 1% अगर दृष्टिबाधित समाज के लिए हम कुछ कर पाए। ये चीजें हमने कब सोची, जब कोविड बीत गया, क्योंकि हमने जैसा बताया इस दौरान हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसका हमारा मकसद ये था कि सब आपस में जुड़े रहें, ताकि किसी के बारे में कोई जानकारी हमसे मिस ना हो। बिल्कुल, ढांचा बन गया था मगर दिशा तय नहीं थी, दिशा तय नहीं हुई थी जी। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े, लेकिन जैसा कि सबने बताया हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन शुरू कर दिया था हर महीने का अपने हिसाब से। शुरू हमने क्या सोचा था, चलो ऐसा करते हैं पैसा इकट्ठा करते हैं, और कुछ नहीं तो मैंने कहा सभी साथी मिलकर साल में 2 टूर ही कर लेंगे जी, क्योंकि साथ में घूमने का समय निकाल, क्योंकि सब अलग अलग हो गए थे, घूमने का समय निकालना ही बड़ी बात होती। मैंने कहा और कुछ नहीं हो पाया तो टूर ही कर लिया जाएगा। बिल्कुल सही है, और कम से कम कलेक्शन शुरू किया जाए। और जब हमने शुरू किया तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए, और मुझे आज भी याद है 4 जुलाई 2022 का दिन था जब हमने हमारे समूह को आधिकारिक रूप से परिष्कृति नाम दिया। क्या बात है, वाह वाह जी जी जी, आधिकारिक रूप से हमने परिष्कृति नाम दिया 4 जुलाई 2022 को जी जी। तो जबकि विचार जो है कोविड से पहले ही मन में आ गया था जी। विचार जबकि कोविड से पहले ही बन गया, तो इस बात को लेकर के ये समझा जा सकता है कि हमने इस बारे में कितना सोचा होगा कि भाई दरअसल एक्चुअल में क्या करना है। तो जब अंत में जब नामकरण हो गया कि चलो परिष्कृति नाम हो गया है, तब हमारे कार्य में कुछ और तेजी आई, और हम लोगों ने, जैसा मैंने अपने शुरू में ही बताया, काफी सारे कार्य हम लोगों ने किए, कुछ बच्चों की हमने फीस भी भरी, और इस तरह से हम आगे बढ़ते गए जी। बहुत खूब, क्या बात है, बड़ी जबरदस्त यात्रा रही महिपाल जी आपकी। और आपने आदरणीय सुशीला बोहरा मैम का जिक्र किया, तो श्रोताओं को और आपको भी मैं बताता चलूं कि रेडियो मधुबन पर एक और कार्यक्रम आता है मन की आंखों से। उस कार्यक्रम में उनका कार्यक्रम भी प्रसारित हो चुका है, और चूंकि एक बड़ा सुखद संयोग है कि आपने उनका भी जिक्र किया प्रेरणा में, और रिकॉर्डिंग क्लब को भी कहीं ना कहीं स्थान दिया आपने, तो उनका जन्मदिन और रिकॉर्डिंग क्लब का जन्मदिन भी एक ही दिन होता है। क्या बात, क्या बहुत 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 ये जो संयोग है ये बहुत कम ही होते हैं। हाँ, और ये अगर संयोग हुआ है तो वाकई इसमें बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है जी। तो मुझे लगा कि ये बात भी बताता चलूं। और महिपाल जी, अगर आप बता सकें कि सबसे पहली मदद आप लोगों के माध्यम से, आपके परिष्कृति समूह के माध्यम से किस व्यक्ति को या समूह को पहुंचाई गई, या आपका पहला कार्यक्रम क्या रहा, तो बड़ा अच्छा होगा जी। पहली मदद के रूप में अगर हम बात करें कि भाई परिष्कृति ने किसको मदद की, दरअसल जब से हमारा कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ था, तो जो हम सदस्य साथ में जुड़े हुए थे उनमें से यदि किसी को जरूरत होती थी हम देते थे कि भाई ठीक है तुम ले लो, वापस दे देना। तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से लेता था, और जब उसकी जरूरत पूरी हो जाती उसके पास वो पर्याप्त पैसा होता तो एक निश्चित अवधि में वो उसे वापस कर देता। तो जितना मेरी याददाश्त है,
संदीप सर, हमने सबसे पहली मदद की। एक समूह चलता है NVS पूर्व विद्यार्थी मंच करके जी, जिसमें नेत्रहीन विकास संस्थान के ऐसे पूर्व विद्यार्थियों को शामिल किया गया है जो लोग नेत्रहीन विकास संस्थान से पढ़ चुके हैं जी हाँ जी, और आज विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं जी। तो कोविड के बाद ही हम लोगों ने अखिल भारतीय दृष्टिबाधित भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया था। संगीत प्रतियोगिता तो आप जानते होती हैं, अन्य प्रतियोगिताएं भी होती हैं, किंतु हमने ऐसा महसूस किया कि भाषण प्रतियोगिताएं बहुत कम होती हैं जी। तो हमने जब भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया तो मुझे याद आता है सबसे पहला कंट्रीब्यूशन जो हमने किया था वहां हम परिष्कृति की तरफ से हमने सहायता राशि दी थी कि भाई ये आप इतना अच्छा हमने किया है तो आपने तो उसका थोड़ी मदद हमारी तरफ से भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या बात है, बहुत खूब। तो मैं अब राजाराम जी से जुड़ना चाह रहा हूं, और चूंकि राजाराम जी एक संस्था को भी चला रहे हैं, सरकारी संस्था को भी, और आपके समूह में भी मुझे लगता है कि काफी भूमिका रहती होगी इनकी मार्गदर्शन वगैरह में भी। तो राजाराम जी ये बताएं कि अब भविष्य में क्या कुछ और करने का इरादा है आप लोगों का, या अभी उस बारे में कोई विचार नहीं हुआ? सर, भविष्य में जहाँ तक विचार की बात है सर जी, तो इस संबंध में मैं यही प्रकाश डालना चाहूंगा कि जिस तरह हमारी जो परिष्कृति की समूह की जो स्थिति मजबूत होती जाएगी, और जैसा परिष्कृति समूह स्थिति जैसी उसकी मजबूत होगी, और उसी आधार पर हम मजबूती से मुस्तैदी से बड़े काम करेंगे सर। अच्छा, बिल्कुल सर, हम जैसा हमें यहाँ से परिष्कृति हमारा समूह जैसी दिशा देगा, उस दिशा के आधार पर हम चलते हुए अच्छे से अच्छे काम करेंगे सर। हमारा ये उद्देश्य है। बाकी हमारी कोई कल्पना नहीं है, वो समय के साथ ही सब परिस्थितियां गवा देगी, और उसके बाद ही हम सब आमूल उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा कि आगे करना क्या है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और आप लोग मीटिंग वगैरह जब करते हैं तो कुछ तय कर रखा है कि इतने दिनों में हम सबको मिलना ही मिलना है? हाँ सर, हमारी मंथली मीटिंग होती है जो ऑनलाइन होती है, वो मतलब जो महीना होता है उसका लास्ट संडे होता है। अच्छा। और ऑफलाइन मीटिंग होती है हमारी सालाना 2 मीटिंग। अच्छा। जिसको आप छमाही मान लीजिए। एक तो जब इस परिष्कृति का जब स्थापना हुआ 13 मार्च 2020 मतलब हुआ, तो 13 मार्च 2021 को हमने हमारी पहली ऑफलाइन मीटिंग रखी। 1 मार्च में होती है, 1 सितंबर में होती है, जिसमें नियमों से लेकर और समूह में सदस्य जोड़ने से लेकर आय व्यय से लेकर समस्त प्रकार का ब्यौरा उसमें दिया जाता है। क्या बात है। तो अभी जिसको मदद पहुंचानी है जी, वो मतलब आप लोगों की टीम में से ही कोई सूचना देता है कि भाई इसको करनी है? अब ऐसी स्थिति है कि लोग आगे से भी संपर्क कर रहे हैं कि यार तुम लोग अगर कुछ करवा सकते हो तो जरा करवाओ प्लीज, ऐसा भी है? एक्चुअल में क्या होता है कि सर, जैसे मान लो हमारे को किसी सदस्य के बारे में सूचना मिल गई, मान लिया मुझे ही कोई सूचना मिली किसी साथी के बारे में मदद करनी है जी, तो मैं वो बात मैं समूह में रखता हूँ, और कहीं से मान लो लगता भी है। अब जैसे अब क्योंकि सर पहले इन चीजों का प्रचार प्रसार तो था नहीं जी, अब जैसे मान लो अब प्रचार प्रसार हुआ है, और अब हमारे पास कोई आगे से मान लो कॉल आएगी या कोई हमें सूचना मिलेगी जी, तो हम जो व्यक्ति मदद मांग रहा है उसकी पूरी तह तक पहुंचकर अगर वो व्यक्ति मदद के योग्य होगा तो उसकी जरूर मदद करेंगे सर। क्या बात है, बहुत खूब, जबरदस्त। हाँ, यानी आप लोगों का सामूहिक निर्णय, सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक जिम्मेदारी, बहुत खूब। तो पूनम चंद जी। जी जी, हाँ जी सर। कितनी मुश्किल आती है आमतौर पर कोष को संभालने में या कोष के प्रबंधन में, या आसानी से सब कुछ हो जाता है कि किसी की मदद भी लेनी पड़ती है? नहीं सर, देखिए सर, कोष को संभालने में हालांकि इतनी परेशानी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी
एक मन में कहीं ना कहीं थोड़ा बना रहता है कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं कोई चूक ना रह जाए, कोई कुछ इस तरह का ना हो जिसमें समूह का नुकसान हो। और ये सारा काम मैं स्वतः ही संभालता हूँ, अकेला ही। किस तरह से जो है कोई भी अगर आ जाता है पेमेंट तो उसका डेटा एंट्री वगैरह जो भी कुछ करके मैं स्वयं ही संभालता हूँ। किसी की सहायता की इसमें मैं जरूरत नहीं होती मुझे। अच्छा, सालाना पद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूनम चंद जी, ये भी बताओ, जैसे आपको तो कोष की जिम्मेदारी है, ट्रेजरर हैं एक तरह से आप, तो ऐसे अन्य साथियों को क्या क्या जिम्मेदारियां दी हुई हैं, अगर आपको याद हो और आप बता पाए तो? जी, अन्य साथियों को जैसे कि हमारे जो है वरिष्ठ साथी भाई राजा राम जी, जो कि हमारे समूह के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। वाह। अध्यक्ष साहब हैं जो सारा कुछ डिसीजन सहमति आने के बाद आखिरी फैसला इनका होता है कि अब इस पे क्या मुहर लगनी है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और रूपचंद जी हैं जो हमारे उपाध्यक्ष साहब हैं, जो कि किसी न किसी कोई विचार विमर्श अगर करते हैं तो अध्यक्ष साहब और उपाध्यक्ष साहब विचार विमर्श करके कोष के अगर मामले में कोई होता है तो मुझे सूचित करते हैं और बताते हैं जो भी कुछ है, तो इसको हम जो है आगे सदस्य बाकी सारे अभी सदस्यों के रूप में कार्यरत हैं, जो समय समय पर सबको कार्य करने का जो है मौका हम देते रहते हैं। सालाना 1 साल से 2 साल से, कहने का मतलब ये है कि सबको सीखने का भी मौका यहाँ मिलता है। जैसे कि अभी मैं कोषाध्यक्ष हूँ तो अगले साल कोई और होगा जिस पे हम जो है नियुक्त करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ताकि सबको काम करने का और सीखने का मौका मिले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा एक रहता है कि सबको, जो अध्यक्ष कार्रवाई है तो अध्यक्ष है तो उनका पद भी प्रत्येक सदस्य को ये जो है पदभार सौंपा जाएगा ताकि वो भी सीखे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो रूपचंद जी, आप तो विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी रहते हुए आप समय मैनेज कर लेते हैं समूह के लिए भी और अपनी स्वयं की स्टडीज के लिए भी? जी, मैं हर तरह से समय को ध्यान में रखते हुए हर कार्य कर लेता हूं जो मुझे समूह के द्वारा एक जिम्मेदारी के तौर पर मिलता है। अच्छा जी सर। और जहां तक कि संगठन के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी है वो किसके पास है? अभी सर हमने इस विषय में कोई विचार नहीं किया कि हमको संगठन का प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि जिस तरीके से हम अपने कार्य कर रहे हैं लोग खुद स्वयं जाने और अपने विषय में वो जैसा उनको लगे वो अपना निर्णय लें। तो रूपचंद जी, अब हमारे श्रोताओं को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? जी सर, मैं सभी श्रोताओं को ये बताता चलूं कि आप अपनी जिंदगी में किसी भी स्तर पर हो, अगर आप सक्षम हैं, किसी भी तरीके से आप अगर योग्य हैं, जरूरी नहीं है कि किसी की मदद आर्थिक रूप से ही की जाए, जिस किसी भी तरीके से आपसे मदद हो सके आप सभी की मदद करें और होती कोशिश, क्योंकि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो आपके अनुसार जैसे हमने ये समूह गठित किया है, आप कोई नया और नई दिशा लेकर के अपने समूह या किसी भी तरीके से अपने आप को बनाएं, ताकि दृष्टिबाधित जिस तरह से समय अब जटिल होता जा रहा है, उस समय को लेते हुए, उस समय को देखते हुए हमें किसी भी तरीके से हमें दृष्टिबाधित को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेला हूं। इस तरह का हम सबको काम करना चाहिए। जी सर। बहुत खूब। तो चलिए श्रोताओं, अभी हमने रूपचंद जी को सुना, अब अध्यक्ष महोदय श्रीमान राजाराम जी को भी पूछ लेते हैं कि अंत में कार्यक्रम के हमारे श्रोताओं को वो क्या संदेश देना चाहेंगे। जी राजाराम जी। जी सर, मैं सभी मधुबन के श्रोताओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप, अभी सर ने हमें कहा था कि आप प्रचार प्रसार के लिए क्या करते हैं, तो मैं प्रचार प्रसार के लिए हम कुछ खास विशेष नहीं करते हैं, परंतु आपने आज हमारे समूह के संबंध में बहुत कुछ जान लिया होगा और समय आने पर बहुत कुछ जान लोगे। अगर कोई साथी हमसे जुड़ना चाहे तो हम उसका स्वागत करते हैं। साथ ही संदेश आप सबके लिए यही कि ईश्वर आपको योग्य बनाया है, आप योग्य बन रहे हैं और जैसा आपसे बन पड़े समाज के प्रत्येक तबके के लिए आप अपनी मदद करें। और मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है और सेवा धर्मोस्य मूलम, इस संदेश को आप दिलो दिमाग में रखते हुए समाज में अपनी महती भूमिका निभाएं और ऐसे नेक कार्य करें जिससे आप सभी कहीं न कहीं एक समाज में मिसाल के रूप में सभी के सम्मुख प्रस्तुत हो। बहुत खूब।
बहुत बहुत धन्यवाद राजाराम जी। और अब हम पहुंचते हैं पूनम चंद जी के पास। जी पूनम चंद जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं संदेश सिर्फ कुछ लाइनें हैं, बस वही मैं कहना चाहूंगा कि मत पूछो कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा मैं हिम्मत उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। इस तरह से अगर आप अपने मन में संकल्प लेकर के कोई भी काम करेंगे तो जरूर आपको असफलताएं जरूर मिलेगी, लेकिन आप असक्षम नहीं होंगे। उसमें असफलताओं को आप चुनौती मान करके उसे अगर पार करेंगे तो आप सक्षम ही होंगे, कुछ ना कुछ आप जरूर विशेष करिएगा। यही संदेश। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद पूनम चंद जी। और अब बिल्कुल कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में हम जिनसे शुरुआत आज कार्यक्रम की कर रहे थे उन्हीं के साथ समापन भी करते हैं। महिपाल जी, एक तो मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम के अंत में आप अपनी टीम के सभी साथियों के बारे में नाम उनका लेकर के बता दें, और उसके बाद में फिर आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी को? जी, तो आप और हम इस कार्यक्रम के अंत में पहुंच गए हैं। तो मैं सर्वप्रथम तो संदीप सर को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना समय निकाला और इस संकल्प कार्यक्रम में हमें मौका दिया कि हम लोग यहाँ आकर के अपने समूह के बारे में सबको बता पाएं और सबको हमारा जो मोटिव है वो समझा पाएं। तो इससे पहले कि मैं अपना संदेश सबको दूं, अपनी तरफ से जो अपनी बात बताऊं, उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूं हमारे समूह के सदस्यों के बारे में। तो उससे भी पहले मैं संदीप सर को अंत में बताना चाहता हूं कि हमारे समूह का स्लोगन है कि एक समूह एक विचार, सीम संभावना और प्रेम प्रचार। तो बहुत खूब। हाँ, हम लोगों ने जब शुरू में इसे बनाया था तब से हमने इसे बना के रखा हुआ है। तो अब मैं आपको मेरे सभी सदस्यों के नाम बताता हूँ। आशुतोष और धनराज जी सारस्वत, करण सिंह जी, मदन सिंह जी भाटी हम सबके बहुत वरिष्ठ साथियों में हैं। और ये कुछ हमारे जो साथी साथ में हैं वे ऐसे साथी हैं जिनके बगैर हम लोग, आप मान लीजिए कि आगे बढ़ते मगर उतना नहीं हो पाता, क्योंकि पैसा एक अलग चीज है, अनुभव एक अलग चीज, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें। तो मदन सिंह जी भाटी, महेंद्र जी जोशी हमारे साथ नए जुड़े सदस्य हैं, अभी बहुत हाल ही में इनको हमने हमारे साथ जोड़ा है। नाथूलाल जी लोहार, भाई नेमीचंद जी लोहार हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, हमारे प्रथम परिष्कृति के प्रथम अध्यक्ष हैं नेमीचंद जी। और पूनम चंद जी पंचारिया जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। राहुल जी जाट हमारे साथ समूह में हैं। राजाराम जी चौधरी भाई साहब वर्तमान अध्यक्ष जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राजेंद्र जी साखला, जैसा मैंने अभी ऊपर वरिष्ठ सदस्यों के बारे में बताया था, राजेंद्र जी साखला भी उनमें एक हैं। और रूपचंद सैनी जी हमारे साथ वर्तमान उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। और तारूराम जी हमारे साथ हैं, ये हमारे वर्तमान सदस्य हैं। इन्हें हमें बहुत हाल ही में जोड़ा है महेंद्र जोशी के साथ। और हमारे मेरे अलावा अंतिम सदस्य भाई विमल जी गर्ग हमारे साथ हैं। और विमल जी गर्ग के बारे में मैं बहुत बहुत कम शब्दों में बताऊं तो जो सेवा जिसे कहते हैं, सेवा क्या होती है, अगर किसी को सीखना हो तो हमारे विमल जी गर्ग से सीखिए। इनसे आप कभी कुछ भी कहिए, ये कभी नहीं कहते कि मैं नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। यहाँ ठीक है विमल जी हमारा ये काम है, बोले हो जाए, नहीं कर सकता उनके डिक्शनरी में नहीं। बहुत ऐसे लोग हमारे साथ हैं, इसलिए हम आगे बढ़ पा रहे हैं। और अंतिम सदस्य मैं यानी महिपाल सिंह राठौड़। तो हम टोटल 15 सदस्य इस समूह में जुड़े हुए हैं। और अब बात है कि मैं अपना संदेश क्या देना चाहता हूँ। यकीन मानिए मुझे और कुछ बोलने को कहा जाए मैं आधे घंटे 1 घंटे तक बोल सकता हूँ। संदेश देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई कि अपने अनुभव से कुछ बता पाऊं, पर फिर भी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कोई भी कार्य करें, कैसा भी कार्य करें, नो मैटर्स कि वो कितना बड़ा है, कितना उससे फायदा आपको होगा या समाज को कितना फायदा होगा, आप केवल अपना कार्य करें। फायदे और नुकसान का अंदाजा औरों को लगाना चाहिए।
और दूसरा जमीन से जुड़े रहे, क्योंकि वो कहते हैं ना, आसमां पे ठिकाने किसी के नहीं होते, जो जमीन के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। वाह। जमीन से जब तक जुड़े रहेंगे तब तक आप यकीन मानिए बहुत आगे जाएंगे। और मैंने कोई इतने बड़ा काम नहीं किया, मगर मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी प्राप्त किया जमीन से जुड़े रहने की वजह से प्राप्त किया। तो लोग आपसे तभी जुड़ते हैं। वो कहते हैं ना, आंधियों में पेड़ वही बच जाते हैं जो झुक जाते हैं। तो उस वजह से सीन है कि झुका हुआ पेड़ जो होता है, जो समय समय पर झुकना जानता है, उसे वो वही आगे बढ़ता है। तो आप सदैव ये बात याद रखें कि मैं कर सकता हूं, ये आपका विश्वास है, पर मैं ही कर सकता हूं ये आपका अहंकार है। तो मैं कर सकता हूं के बीच में ही कभी मत आने दीजिए। और यकीन मानिए, आप जब ऐसा कर लेंगे कि मैं कर सकता हूं पर मैं ही कर सकता हूं, ये नहीं आएगा, तब तक आप यकीन मानिए आप कोई भी काम करें वो सफल जरूर होगा। और ये बात आप हम जो यहाँ बैठे हैं आज इस संकल्प कार्यक्रम में जो हैं, जो इतना सब कुछ आपने सुना, आप ये सारा जो हमने प्राप्त किया इसलिए किया क्योंकि हम कर सकते हैं। अगर हमने कहा होता कि केवल हम ही कर सकते हैं तो यकीन मानिए हम भी अब तक गुमनाम होते। तो इसीलिए आप सभी जमीन से जुड़े रहें और सरल बने रहें। जब तक सरल बने रहेंगे तब तक आप बहुत आगे जाएंगे। ये जितना है मेरा तजुर्बा यही कहता है। बाकी एक बार पुनः मैं संदीप सर और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूँ। और जाते जाते मैं चर्चा करना बिल्कुल नहीं भूल सकता कि अब नवंबर शुरू हो गया है और दिसंबर में हम सबको रिकॉर्डिंग क्लब के कन्वेंशन इंदौर में मिलना है। तो मैं चाहूँगा कि मैं बताता चलूँ संदीप सर को, हमारे परिष्कृति से अधिकांश सदस्य वहाँ मौजूद होने वाले हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बहुत बड़ा मौका होगा, क्योंकि मैंने अब तक संदीप सर से रूबरू मुलाकात नहीं की। हकीकत ये है, तो सर से मुलाकात करना और रिकॉर्डिंग क्लब की इतने बड़े कन्वेंशन में पहुंचना, ये वाकई अपने आप में मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रहेगी। तो मुझे बड़ा व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो बहुत इंतजार है दिसंबर का, और क्योंकि दिसंबर में इस बार हम बहुत कुछ नया करने वाले हैं। तो एक बार पुनः मैं संदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैंने बहुत समय ले लिया तो माफ़ी चाहता हूँ। बाकी आपने हमें ये मौका दिया, हम सबको यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद परिष्कृति टीम, और बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जिन्होंने समय निकाला, महिपाल जी, पूनम चंद जी, राजाराम जी और रूपचंद जी। और श्रोताओं, आपने इन संकल्प कार्यक्रमों में हमारे आज के इन मेहमानों को सुना तो यकीनन आप लोगों को भी लगा होगा कि संकल्प क्यों जरूरी है, संकल्प का क्या महत्व है, और आपका संकल्प किसी की आवश्यकता या किसी की जरूरत या किसी की मदद कैसे बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के संकल्प कार्यक्रम से भी आप सबने प्रेरणा ली होगी और आप भी आने वाले जीवन में अपना हर पल, अपना हर कार्य किसी न किसी के लिए करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। रेडियो मधुबन ऐसे ही कार्यक्रम आप सबके लिए लेकर के आता रहेगा। रेडियो मधुबन को सुनते रहो और मुस्कुराते रहो, यही रेडियो मधुबन कहता है। रेडियो मधुबन का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसके अलावा रेडियो मधुबन का यूट्यूब चैनल, रेडियो मधुबन की वेबसाइट, सब कुछ रेडियो मधुबन के सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो सब आपकी सेवा में 24 घंटे 7 दिन हाजिर हैं। तो ऐसे ही किसी संकल्प कार्यक्रम को लेकर के और किसी न किसी के संकल्प को लेकर के मैं आता रहूंगा आप सबके बीच में। लेकिन बताता चलूं कि यदि हमारे जो भी साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आपका भी कोई संकल्प है, आपने भी समाज में रोशनी फैलाने का काम किया है, तो संकल्प कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही तो है। आइए और अपने संकल्प से सभी को रूबरू भी कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद।